हैं एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले आसान भाषा में इनका मतलब देख लेते हैं, ठीक है। देखो एटॉमिक साइज तो नाम से ही हो रहा है, एटम का साइज एटॉमिक साइज, सिंपल है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखो ये एक एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, मतलब ये एक एटम है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एक तरह से अट्रैक्टिव पावर होती है, मतलब ये एक एटम है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कितना खींच रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनका लगभग जो कॉमन रूल चलता है वो ये वाला चलता है कि एटॉमिक साइज जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो इन तीनों के लिए लगभग ये कॉमन सा रूल चलता है कि ग्रुप में ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा। पर मेन जो इनमें दिक्कत आती है, कंफ्यूजन, इनमें जो एक्सेप्शन होती है वहां पे हम फंस जाते हैं और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं ना, जो थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है एक एक करके करेंगे ना, पहले एटॉमिक साइज की जो एक्सेप्शनल केस है, फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ये इसी के हिसाब से लगभग चलता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज की एक्सेप्शन क्या बोलती है? देखो बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस पे 5 स्टार लगा लेना आप, ठीक है। देखो जर्कोनियम और हाफनियम का लगभग सेम साइज होता है, जर्कोनियम और हाफनियम का लगभग सेम साइज होता है और इसका रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं सुपर हिट क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। जर्कोनियम और हाफनियम का सेम साइज, उसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एटॉमिक साइज के बाद हम एक्सेप्शन करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अब देखो अगर हम देखो ये हमने एक ये पीरियड ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब हम अपने बेसिक रूल के हिसाब से चलें तो क्या होना चाहिए था? लिथियम की सबसे कम और उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, है ना, सिंपल है। अब यहां गड़बड़ आ गई, पर असल में होना कैसा चाहिए था? ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है, होता कैसा है? ऐसा। अब इसमें डिफरेंस क्या आया कि बेरिलियम जो है वो एक स्टेप आगे कूद गया, मतलब बोरोन से आगे आ गया, है ना, ये बेरिलियम। और यहां पे क्या हुआ? नाइट्रोजन भी एक स्टेप आगे कूद गया, मतलब ऑक्सीजन से आगे आ गया। अब इसका रीजन क्या है? देखो ये क्या है? ये क्या है? S1, ये क्या है? S2, ये P1, P2 और ये है P3। अब देखो ये है फुल्ली फिल्ड, S2 मतलब फुली फिल्ड और P3 क्या है? हाफ फिल्ड। तो हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल है। तो इसकी वजह से ये एक एक स्टेप अपने आगे कूद गए। यही बेसिक सा याद रखना है आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम आईपी की भी एक्सेप्शन कर चुके हैं, अब करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या एक्सेप्शन है? देखो जब हम पी ब्लॉक के ग्रुप की बात करते हैं, देखो मैंने यहां पे लिख के जानबूझ के काटा है, आप यहां गलती करोगे, पी ब्लॉक के पीरियड की नहीं, जब हम सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं। देखो जब हम इस चीज की बात करेंगे तो नॉर्मली ऑर्डर क्या होना चाहिए था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचे जाते हुए डिक्रीज होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था। पर यहां पे असल में होना ऐसा चाहिए था, पर होता नहीं है। होता कैसा? ऐसा होता है। और चेंज कहां पे आया? यहां पे, मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर यहां हुआ क्या? फास्फोरस की ज्यादा है ना, यहां पे चेंज आया, बाकी सारा सेम है। अब इसका रीजन क्या होता है? देखो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, किसी भी ग्रुप में जो सबसे ऊपर है उसका साइज है सबसे छोटा, नीचे वाले का साइज सबसे बड़ा। अब साइज सबसे इसका छोटा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये उसको रिपेल करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम हो जाएगा। टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे याद रखें? देखो T4 टिपिकल, T4 थर्ड, T4 टिपिकल, T4 थर्ड। अब आप बोलोगे कि T4 तो 2 भी हो सकता है, तो देखो भाई जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते कि 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। हम कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो 2 है वो होगा S4 सेकंड और T से सिर्फ एक ही हो सकता है, T4 थर्ड। तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हो गए? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर है? अब देखो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे याद रखें? देखो कोई भी ब्रिज होता है, मान लो किसी नदी के ऊपर से एक ब्रिज है। अब ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम होता है 2 जगह को आपस में जोड़ना, ठीक है। ब्रिज कभी भी 3 जगह को नहीं जोड़ता, ना 4 जगह को जोड़ता, ना 1 जगह को। ब्रिज का काम होता है 2 जगह को आपस में जोड़ना। तो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से हो गए? सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड, ब्रिज एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर है?
अब नेक्स्ट है एनामलस पेयर्स, इनको कैसे याद रखें? देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, ठीक है। आमिर खान जो है वो गरम पेप्सी पीता है, आमिर खान गरम पेप्सी पीता है, तो हम उसको पूछ रहे हैं कि आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ये हो गया अपने एनामलस पेयर, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, इसको कैसे याद रखें? देखो शिवजी की आरती, शिवजी भगवान की आरती किसी को भी याद नहीं है, ना मेरे को याद है ना आपको याद है, तो कहीं पे लिखी हुई है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि सारे के सारे वहां से टेप लेते हैं, टेप लेते हैं मतलब चीटिंग कर लेते हैं, वहां से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, शिव जी की आरती, शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो, सिंपल है, किसी को भी याद नहीं है, वहां पे लिखी हुई है, तो मैं आपको बोल रहा हूं वहां से टेप लेते हैं, शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। अब ये हो गए मेटलॉइड्स। नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है और किसके बीच में होती है? देखो डायगोनल क्या होता है, हमने सिंपली 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ में भी देखा होगा। डायगोनल क्या होता है, ये मान लो एक स्क्वायर है, डायगोनल क्या होगा, इधर से लेके इधर ये एक डायगोनल है, या इधर से लेके इधर ये भी एक डायगोनल है। अब डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये वाला जो एटम है या एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोल रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं, ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, यहां पे डी ब्लॉक, सिंपल है, ठीक है। अब देखो डायगोनल, लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम का डायगोनल कौन सा हो गया, मैग्नीशियम, सिंपल है। अब बेरिलियम का डायगोनल कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, सिंपल है। बोरोन का डायगोनल कौन सा होगा, सिलिकॉन, सिंपल है। बस यही तीन याद रखने, इससे ज्यादा याद नहीं रखने, इससे ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे। लिथियम का डायगोनल, बेरिलियम का डायगोनल और बोरोन का डायगोनल, बस इतना याद रख लेना, ये आपका टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, बातें छोटी छोटी हैं पर कई बार यही छोटी बातें हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। मैं गारंटी दे रहा हूं अब भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार हाँ यार इसमें तो सच्ची में कंफ्यूजन होती है। देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस प्लस पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक वाले और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक वाले, सिंपल है। अब नेक्स्ट है डोबेनियर ट्राइड रूल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ओवर स्मार्ट मत बनना, ये तो फालतू का करार है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, जाके चेक कर लेना। अब ये क्या बोलता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रायड, ट्रायड मतलब तीन, तो हमने ग्रुप में तीन एलिमेंट ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब इनका एटॉमिक मास हमें पता है, लिथियम का कितना होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39, सिंपल है, इतना क्लियर है। देखो अब इस भाई साहब ने क्या बोला कि अगर हम 7 मतलब ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले के एटॉमिक मास को प्लस कर दें, मतलब 7 + 39 और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर कितना आएगा, बीच वाले का जितना एटॉमिक मास है। तो ये एक उसके हिसाब से तो ये मैजिकल इक्वेशन थी, और उस टाइम पे मैजिकल थी भी, कि हम ऊपर वाले का और नीचे वाले का तीन लेने हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, तो आंसर क्या आ रहा है, बीच वाले का एटॉमिक मास। तो ये था ये ट्रायड रूल। नेक्स्ट है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा शाणे मत बनना, करना ही करना है, ठीक है। देखो ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए, यहां पे इंट्रोड्यूस हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो यहां तक कहां तक, मतलब कैल्शियम तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आराम से गाड़ी चल रही है। कैल्शियम के बाद क्या आए, डी ब्लॉक। तो एक सिंपल सा रूल है कि ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है ये अप्लाई होता है जहां तक गाड़ी अपनी नॉर्मल चल रही है, मतलब कैल्शियम तक अप्लाई होगा। अब ये कहता क्या है, देखो यहां पे है ऑक्टेव, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8, 8, ठीक है। तो सिंपली ये रूल क्या बोलता है, हमें 8 से याद आ जाएगा कि मान लो लिथियम से हम स्टार्ट करें, तो लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी। अब यहां पे इसकी लिमिटेशन थी कि यहां पे नोबल गैस नहीं बनी थी, नोबल गैस जब ये रूल बना, नोबल गैस तब तक नहीं बनी थी। तो देखो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये है पहला, ये है 8वां, ऑक्टा मतलब 8, तो लिथियम से जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। अब सोडियम से 8वां देख लो क्या आएगा, पोटेशियम। अब जब भी तो ये ग्रुप में है, जब भी तो ये सेम ग्रुप में है कि इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है, इतनी ही बात याद रखनी है, खत्म। अब लास्ट है लूदर मेयर कर्व। देखो फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये कर्व क्या थी, किसके बीच में थी, वेट और वॉल्यूम के बीच में, वेट और वॉल्यूम के बीच में। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम चैप्टर ही एटम वाला पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ही होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल के बीच में थी, एटम वाला चैप्टर है तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में थी लूदर मेयर कर्व, ये बात याद रखेंगे। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, कौन से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी,
बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, साधारण साधारण भाषा में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट कौन सा? बॉन्ड ऑर्डर, या दूसरी भाषा में उसको बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड। तीसरा कौन सा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। फोर्थ कौन सा? रेजोनेंस। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। अब यहां पे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। मतलब एच और एफ में जो डेल्टा ई एन होगा वो होगा सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सबसे कम। और यहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन में डेल्टा ई एन सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सबसे ज्यादा। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, या मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही होते हैं। अब यहां पे देख लो, ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है, देखो ये तो सिंपल सी जीके की बात है। देखो सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, डबल की थोड़ी और कम हो जाएगी, और ट्रिपल की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर जहां पे जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ वहां पे उतनी कम। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2 sp, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। यहां पे कितना हो जाएगा? 33। यहां पे कितना हो जाएगा? 25। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करती है? देखो मान लो ये है एक सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी मान लो बॉन्ड लेंथ है 100, इसकी बॉन्ड लेंथ है 100, तो डबल की सिंगल से थोड़ी कम होगी, मान लो इसकी है 80। अब यहां पे देखो बेंजीन में यहां पे रेजोनेंस हो रही है ना, रेजोनेंस हो रही है, तो इसकी अगर हम इनकी किसी भी, मान लो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ ली जाए तो ना तो सिंगल की होगी ना डबल की होगी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ना तो कोई भी बॉन्ड पूरी तरीके से सिंगल है ना डबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वो मूवमेंट हो रही है। तो इसकी रेजोनेंस में क्या होगा? किसी भी कार्बन 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 के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ना तो पूरी तरीके से ये, ना पूरे तरीके से ये, मतलब 80 से 100 के बीच में होगी, है ना। अब बात करते हैं हम बॉन्ड एनर्जी की। देखो बॉन्ड एनर्जी का बहुत सिंपल है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब इसको सिंपल तरीके से कॉमन सेंस पे समझो। देखो बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड, मान लो ये है कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। तो यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये है मान लो HF और ये है HI, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ना उतना आसान है, और ये जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी, मतलब उतनी कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने में। ये कॉमन सेंस पे हो गया अपना। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको पूरा स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। देखो यहां पे स्टेप 1 क्या कहता है? चेक द हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लिया गया, पहला काम हम क्या करेंगे? चेक द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्या होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये BeCl2 BCl3 CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी? sp, इसकी sp2, इसकी sp3। अब इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। देखो s कैरेक्टर यहां पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जहां पे s कैरेक्टर सबसे ज्यादा वहां का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो ये अपने पास इजीली ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है। मान लो ये सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जिनमें ये मान लो ऑर्डर है, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम होती तो हम कैसे करते? तो हम चलेंगे स्टेप 2 पे। ठीक है, अपना स्टेप 1 फेल हो गया तो हम जाएंगे स्टेप 2 पे, मतलब इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। तो आपके पास दो केस बन सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद अगर मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर अब्सेंट है, केस 1, और दूसरा केस लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपना स्टेप फ्लॉप हो गया, स्टेप 1 फ्लॉप हो गया, तो हमारे पास दो पॉसिबल केस हैं, लोन पेयर अब्सेंट और लोन पेयर प्रेजेंट। लोन पेयर अब्सेंट हुए तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल विल बी सेम। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि BF3 और BCl3 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो देखो BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी? sp2। ठीक है, और BCl3 की कितनी हो जाएगी? sp2। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम। बोरोन पे कोई लोन पेयर नहीं है, बोरोन पे कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर अब्सेंट है, तो दोनों के बॉन्ड एंगल हो जाएंगे बिल्कुल बराबर। और केस 2 क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम,
लोन पेयर प्रेजेंट तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। देखो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बराबर, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, बट नाइट्रोजन पे यहां पे है एक लोन पेयर, तो जिस पे लोन पेयर कम उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, मतलब कार्बन पे लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा, सिंपल है। अब देखो, अब ऐसा केस आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी दोनों पे बराबर हो गए, तो क्या करें, तो हमें जाना पड़ेगा स्टेप थर्ड की तरफ, मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम लोन पेयर, तो क्या करें, तो होगा बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और सेम इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दो फॉर्मूला बनते हैं इधर कि साइज ऑफ साइड एटम के डायरेक्टली और साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली, और सेम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बन जाएंगे। इसको ऑपोजिट कर दो, यहां पे सेंट्रल था, ये यहां पे ऊपर सेंट्रल आ जाएगा, यहां पे ऊपर साइड था, ये साइड नीचे आ जाएगा जब हम En की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपसे पूछ लिया जाए कि इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ, दोनों की बिल्कुल सेम हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों पे लोन पेयर भी सेम है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो हम सिंपली साइज देख लेते हैं, साइज किसका, सेंट्रल एटम यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे फॉस्फोरस, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, दोनों के देखो साइड एटम तो दोनों के सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, तो उससे तो अपना आंसर निकालनी है, तो हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का साइज देख लेते हैं, साइज किसका, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का साइज कम होगा तो बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा, नाइट्रोजन यहां पे छोटा है, नाइट्रोजन का साइज कम है तो उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा, सिंपल है। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है, ऐसे बीच में 14 लिखे ना, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ 14 को टारगेट करना है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, और इधर 0.5 घटाते चले जाओ, और इधर भी 0.5 घटाते चले जाओ, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि O2 का इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब O2 में देखो इलेक्ट्रॉन सम कितना हो रहा है, एक ऑक्सीजन का 8 और दूसरे ऑक्सीजन का 8, कितना हो जाएगा 16, तो 16 पे देख लो कितना आ रहा है, ये 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन सम कितना भी आए, आपको मान लो 15 आ जाए, ये सम 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। और क्वेश्चन मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ लिया, तो कार्बन में कितने 6 और ऑक्सीजन के ये कितना आ जाएगा 40। देखो बात सिंपल सी है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये दो जड़ी बूटी अप्लाई करनी है। ये क्या बोलती हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इस जड़ी बूटी, इस ट्रिक की सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, पीएच यानी पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में ये वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। उसमें क्या अप्लाई होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर बात है। अब इन्हीं जड़ी बूटी के बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन को देखेंगे कि कहीं हमसे पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए। अब इसमें देखो कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब टेंशन मत लो, अपनी जो यूनिवर्सल ट्रिक है वो वाली लगेगी, ठीक है। ये क्या बोलती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब देखो इनमें सब में ऑक्सीजन 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 सेम है ना, इसकी तो हमने देखनी नहीं है, देखनी किसकी है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। अब नाइट्रोजन फैमिली के ही मेंबर हैं, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी और इसकी आर्सेनिक की होगी मिनिमम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। क्लियर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। फिर से वही पहले चेक करो कि एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली, तो ये भी क्या है, ऑक्साइड्स है ना, हाइड्राइड नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बोरोन फैमिली है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी मैक्सिमम। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करके, तो सबसे पहले चेक करना है कि हमसे एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली गई, तो ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। क्लियर बात है, मतलब ये नहीं अपनी यूनिवर्सल वाली ट्रिक लगेगी। तो देखो ये तो ऑक्सीजन कॉमन है और इसमें तो नाइट्रोजन भी कॉमन है। अब क्या करें, अब हम फंस गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसमें +1 और इसमें +2 और इसमें कितनी +3, तो इस नाइट्रोजन पे है सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई मैक्सिमम, है ना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी मिनिमम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अपने पास ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताओ। अब सबसे पहले चेक करना
है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए अपने से, तो ध्यान से देखो ये है पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये है बाकी के क्या है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर है। अब इसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें लगेगी ये एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब हाइड्रोजन सब में सेम है तो उसके साइज का कोई लेना देना नहीं है, तो बचे क्या इनके साइज। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सबसे छोटा और ये हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। डाउन दी ग्रुप क्या होता है साइज इंक्रीज होता है, तो ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा, ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा ना, ये मैक्सिमम एसिडिक हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो इसमें कंपेयर करके बताओ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अपनी बेसिक चीज चेक करनी है कि हमसे कहीं एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली, पी ब्लॉक के हाइड्राइड तो नहीं पूछ लिए, तो ये है हाइड्रोक्साइड और किसके हैं एस ब्लॉक के, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो अपनी यूनिवर्सल वाली ट्रिक लगानी है। तो इसमें क्या है बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो डाउन दी ग्रुप क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो लिथियम की जो EN है वो मैक्सिमम है ना, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी मिनिमम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी मैक्सिमम, तो ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब एक और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए, तो ये सिंपली है ऑक्साइड और एस ब्लॉक के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपनी यूनिवर्सल ट्रिक लगेगी। ठीक है, इसमें क्या देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। देखो बेरिलियम है, बेरिलियम फिर डाउन द ग्रुप क्या है डिक्रीज होगी, मतलब बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम और बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम, इसकी क्या है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम और बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम, इनवर्सली है ना, तो ये अपने पास ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर बात है। अब एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बाद हम करने वाले हैं पोलराइजेशन या फजांस रूल। ठीक है, इसमें भी आपको दो ही जड़ी बूटी याद रखनी है। पहली जड़ी बूटी क्या बोलती है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछ लेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब आपको सिंपली पता है कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें दो स्टेप है। पहले हम पहला स्टेप लगाएंगे और पहला स्टेप अगर हमारा फेल हो जाता है तब हम दूसरे पे जाएंगे। पहले से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। तो अब ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर ये स्टेप से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। और इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप कटायन एनायन में पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पैनासोनिक का P फॉर पोलराइजेशन, पैनासोनिक का AC, पैनासोनिक का AC। अब देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा के बताओ। ठीक है, अब हमें सिंपली पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का पहला स्टेप क्या बोलता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, अब सिंपली चार्ज देख लेते हैं। देखो क्लोरीन 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 सब में कॉमन है, सब में -1 होगा क्लोरीन पे, तो ये तो कॉमन आ गया, चार्ज सब में बराबर है। और इधर सोडियम पे +1, Mg पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3, तो जिसमें जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, तो इसकी क्या होगी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब सेम एग्जांपल से अगर आप पूछ ले कि आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो आयनिक क्या है इनवर्सली है, तो इसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, है ना, सेम ही बात है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला स्टेप क्या बोलता है चार्ज। ठीक है, देखो क्लोरीन सब में -1 और बेरिलियम +2, Mg भी +2 और कैल्शियम भी +2। अब चार्ज तो क्या हो गया अपना इक्वल हो गया, मतलब इस वाले से आंसर नहीं आ रहा। अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो क्लोरीन 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 सब में कॉमन है, तो इसका तो साइज हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो किसका करेंगे हम कटायन का करेंगे। अब कटायन का देख लो, देखो बेरिलियम सबसे छोटा है और कैल्शियम इसमें सबसे बड़ा है, तो जितना छोटा कटायन होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और आयनिक उतना कम। ठीक है, ये आयनिक के लिए आ गया। ठीक है, ये पोलराइजेशन कोवेलेंट का ऑर्डर आ गया, और आयनिक के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज देख दो, फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, कैल्शियम पे +2 ठीक है, मतलब अपना पहला स्टेप हो गया फ्लोप। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। इसमें क्या है, अब देखो कैल्शियम क्या है कटायन, कैल्शियम सब में बराबर है, तो कटायन वाले से तो अपना आंसर आएगा नहीं, तो बचा क्या अनायन। ठीक है, अनायन जितना बड़ा होगा उतनी
उतनी पोलराइजेशन ज्यादा। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन है सबसे बड़ा, तो ब्रोमीन की पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर है ना ये? बिल्कुल। अब आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ये आयनिक का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है ये बातें? देखो डायपोल मूवमेंट वर्ड जहां भी दिख जाए तो डायपोल मूवमेंट के साथ ही हमारे माइंड में दूसरा वर्ड आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां भी डायपोल मूवमेंट है वहां पे हमें खेलना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, आपको सारा कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, वो कैसे देखें। और दूसरी पार्ट में हम करेंगे थोड़ा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कि कंपेयर कैसे करें कि किसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसकी कम है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सिंपली मॉलिक्यूल्स में क्या चलता है कि जो टर्मिनल एटम होते हैं ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, टर्मिनल एटम्स की नॉर्मली क्या होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल बनते ही इस तरीके से हैं कि टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और जो सेंट्रल एटम है, जैसे कार्बन है, इसमें बोरोन है, इसमें बेरिलियम है, इनकी सेंट्रल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, इसमें बताओ कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये वाला ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है। अब नेट फोर्स हो गया जीरो। अब नेट फोर्स हो गया जीरो मतलब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा। अब इन दोनों का नेट फोर्स क्या आएगा, इस वाले का नेट फोर्स आएगा इधर, जो कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, तो ये मॉलिक्यूल भी हो गया नॉन पोलर। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, क्लोरीन इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, नेट फोर्स हो गया जीरो, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। अब इसमें देखो देखो ये वाले क्लोरीन क्या है, एक है पेज से ऊपर, एक है पेज के नीचे, और ये वाले हैं एक प्लेन में। ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब इन दोनों का नेट फोर्स कहां जाएगा, इसका और इसका नेट फोर्स आएगा इधर, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब ये वाला क्लोरीन ऊपर को खींचेगा, ये वाला नीचे को खींचेगा, तो इसने इसको कैंसिल हो गया, ये भी हो गया जीरो, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। अब इसमें देखो देखो लोन पेयर जहां भी आ जाए ना, सिंपली याद रखना है, लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है। लोन पेयर जहां भी आ जाए, लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, तो इन दोनों का नेट फोर्स कहां जाएगा, ये वाला। अब फ्लोरीन इधर और इसका नेट फोर्स ये वाला। अब देखो ये आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कैंसिल कर देते हैं, पर यहां पे देखो ये जो नेट फोर्स है ये है लोन पेयर की वजह से, और ये नेट फोर्स है ये है फ्लोरीन की वजह से। तो दोनों फोर्स अलग अलग है, तो ये मॉलिक्यूल होगा पोलर। ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा हो सकता है ये ज्यादा हो, मतलब फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। सिंपल है। अब देखो ये वाला, देखो ये ऑक्सीजन इधर को खींच रहा है, ये वाला इधर को, ये वाला इधर को, इन दोनों का नेट फोर्स ये नीचे को, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये हुआ नॉन पोलर। अब देखो लोन पेयर हमने क्या बोला था, लोन पेयर हमेशा अपनी तरफ खींचता है, ये लोन पेयर ऊपर को, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, तो दोनों ऑक्सीजन का नेट फोर्स आ जाएगा यहां बीच में। अब लोन पेयर ये है, ये एरो है लोन पेयर की वजह से, और ये वाला एरो है ऑक्सीजन की वजह से, मतलब ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है। कौन ज्यादा है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है ये मॉलिक्यूल होगा पोलर, क्योंकि फोर्स बैलेंस नहीं हो रहे, नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा। अब इसमें देखो ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। अब इसमें देखो ये वाले फ्लोरीन ने इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला फ्लोरीन इधर को फोर्स लगा रहा है, ये क्लोरीन इधर लगाएगा, ये क्लोरीन इधर लगाएगा। अब ये क्लोरीन का, ये दोनों क्लोरीन की वजह से ये नेट फोर्स आया क्लोरीन का, और ये नेट फोर्स आया इस फ्लोरीन की वजह से। अब ये है क्लोरीन की वजह से, ये है फ्लोरीन की वजह से, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल हुआ पोलर, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। सिंपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस कंपैरिजन के करके देख लेते हैं कि कंपेयर करके बताओ किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसका कम है। गेम वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कुछ नहीं, दूसरी चीज ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फर्स्ट में देखो देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, हमें पता है। हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके तो उल्टा ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका ये पूरे मॉलिक्यूल का नेट फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसमें देखो लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, सिंपल है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये अपनी तरफ, मतलब इनका नेट फोर्स यहां पे, फ्लोरीन का यहां पे, तो यहां पे हो रही है फोर्स कैंसिलेशन, और ये है नेट ऊपर, तो इसका डायपोल मूवमेंट हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, आयोडीन की मिनिमम, तो फ्लोरीन वाला हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, तो HF की डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी ज्यादा, इसकी मिनिमम ऑर्डर बन जाएगा, ये खत्म।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो बेंजीन वालों में क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाना है, इनमें क्या करना है, सिंपली वेक्टर का यूज करना है। और वो कैसे करना है, देखो ये क्लोरीन इधर को खींचेगा, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर 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 इधर। अब सिंपली यहां पे लगाना है वेक्टर। अब देखो जो ये है यहां पे कर लेते हैं, एक बेंजीन रिंग बना के बता देता हूं मैं आपको। देखो ये बेंजीन रिंग है, अब इसके और इसके बीच में कितना एंगल होता है, 60 डिग्री, और इसके बीच में कितना होगा, 60 डिग्री, और यहां पे फिर से 60 डिग्री इनके और इनके बीच में, तो टोटल हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 360। अब इसके और इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, टोटल 120 डिग्री। अब हमने वेक्टर में पढ़ा है, मान लो इसकी वैल्यू है a और इसकी भी वैल्यू है a, और इन दोनों के बीच में 120 का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा a। ठीक है, ए और ए के बीच में 120 एंगल है, तो रिजल्ट भी आएगा ए। अब देखो ये क्लोरीन का नेट फोर्स ऊपर था, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखो इसमें ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, और एंगल कितना 120, तो नेट फोर्स किधर ना आएगा, इधर को आएगा कितना, एक क्लोरीन के बराबर। इसमें था अपना एक क्लोरीन, और इसमें भी एक क्लोरीन का फोर्स चल रहा है अभी तक। अब देखो इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को कैंसिल कर दिया, और ये के बीच में एंगल कितना है 120, तो नेट फोर्स इधर आएगा कितना, एक क्लोरीन के बराबर। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, मतलब ये तीनों में तो हो गया बराबर, ये तीनों में बराबर हो गया क्योंकि नेट फोर्स इक्वल है। अब इसमें देखो इनमें एंगल है 60 डिग्री का, मतलब यहां पे फोर्स आएगा कितना, एक क्लोरीन से ज्यादा। 60 डिग्री का मतलब फोर्स कितना आएगा, एक क्लोरीन से ज्यादा, तो इसमें हो जाएगा डायपोल मूवमेंट मैक्सिमम। बैक बॉन्डिंग, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो के बाद आपको बैक बॉन्डिंग वर्ड यूट्यूब पे दोबारा सर्च ना करना पड़े, इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। देखो आप मान लो नया फ्रिज लाते हो, नया टीवी लाते हो, या नई वॉशिंग मशीन लाते हो, तो आपके घर में जगह होगी, या इतना सारा सामान को रखने की जगह होगी, तभी तो आप लाओगे। ठीक है, ये बात, इतनी सी बात आपको समझ आती है तो आपका बैक बॉन्डिंग खत्म। देखो बहुत सिंपल है, मान लो एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, सिंपल है। अब ए एटम के पास है एक लोन पेयर, तो ए एटम ने बी को बोला कि भाई मेरे पास लोन पेयर है, तेरे को चाहिए क्या, है मेरे पास लोन पेयर है, तेरे को चाहिए क्या। अब देखो बी के पास अगर खाली जगह होगी तो वो बोलेगा हाँ भाई आने दे, मेरा तो फायदा ही है, और इसके पास खाली जगह इसको रखने की होगी नहीं, तो ये कैसे इसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसके पास अगर वेकेंट और वाइटल है तो ये इसको बोलेगा हाँ भाई आने दे, मेरे को तो फायदा हो रहा है, और इसी फायदे को हम मिला जुला के बोल रहे हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। पर यहां पे एक कंडीशन है 5 स्टार लगा लेना कि ए या बी, इन दोनों में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना चाहिए, इन दोनों में से एक, मिनिमम एक एटम को सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, अभी आपको पूछना चाहिए कि ए और बी अगर दोनों सेकंड पीरियड के हुए तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा अगर दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा थर्ड का है तो उससे थोड़ी कमजोर बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा फोर्थ पीरियड का है तो उससे भी कमजोर बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा फिफ्थ का है तो सबसे कमजोर बैक बॉन्डिंग। तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं बैक बॉन्डिंग पे हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से बताओ कौन अच्छा बेस है, तो बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसको जो अच्छा डोनेट करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपली हमें देखना है कि इन दोनों में से किसी का, ये लोन पेयर है जो, ये लोन पेयर इन दोनों में से बैक बॉन्डिंग में किसका यूज हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग में अगर किसी का लोन पेयर यूज हो गया तो वो दूसरे को डोनेट कैसे करेगा, मतलब वो वीक बेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशन मैंने बताई थी, सिंपल वो चेक करनी है। ठीक है, एक एटम के पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर। ठीक है, एक एटम के पास लोन पेयर, तो ये रिक्वायरमेंट दोनों में पूरी हो रही है। ठीक है, अब दूसरे एटम के पास इस लोन पेयर को रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, वेकेंट और वाइटल। तो कार्बन के पास नहीं है, दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट और वाइटल। तो सिलिकॉन के पास प्रेजेंट है, तो सिलिकॉन के वैकेंट और वाइटल इस लोन पेयर को रिसीव कर लेंगे, मतलब इस केस में हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, और इस केस में बैक बॉन्डिंग है एब्सेंट। अब देखो यहां पे ये लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया, मतलब ये किसी और को डोनेट नहीं कर सकता, और इसमें बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, मतलब ये लोन पेयर सुरक्षित है, मतलब ये किसी और को डोनेट कर सकता है। तो ये किसी और को डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा अच्छा बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ हो गई इसकी, ज्यादा बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बतानी है कि जो बीएफ की बॉन्ड लेंथ है वो किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी।
तो सिंपली देखो बैक बॉन्डिंग देखते हैं। बैक बॉन्डिंग का बेसिक स्टेप क्या है कि वही एक एटम के पास लोन पेयर और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सिंपल है, इतनी सी बात देखनी है। देखो यहां पे देखो, इसमें देखते हैं पहले, बोरोन सेकंड पीरियड का है, बिल्कुल है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, बिल्कुल है। तो सेकंड पीरियड वाली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी। अब देखो एक एटम में वैकेंट ऑर्बिटल, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। तो ये फ्लोरीन के लोन पेयर ये बोरोन के पास आ जाएंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है। अब इसमें देखते हैं, देखो यहां पे सिंपली क्या है, जो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थे ये है BF4 माइनस। तो ये जो यहां पे ये चीज आई, इसने क्या किया, तो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल थे उसको खत्म कर दिया। तो यहां पे ये जो फ्लोरीन के लोन पेयर है, ये जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी इसने इस माइनस ने खत्म कर दिया। तो यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और इसमें होगी। तो अब हमें क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ। देखो इसमें BF की है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे बैक बॉन्डिंग की वजह से बन गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से हमेशा कम होती है। बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बतानी है, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बताने से पहले हम पहले चेक तो कर लें कि बैक बॉन्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो बैक बॉन्डिंग के वही बेसिक स्टेप, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास लोन पेयर। तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले देख लेते हैं। बोरोन है, सब में बोरोन है, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। सिंपल है। अब देखना है दूसरे एटम के पास लोन पेयर। तो फ्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन पे भी होते हैं, ब्रोमीन पे भी होते हैं, आयोडीन पे भी होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों एटम में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बोरोन देख लो, सब में ही सेकंड पीरियड है, तो बाकी का तो हमें देखना ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो ये है सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, बोरोन सब में सेकंड पीरियड का हो जाएगा। अब ये क्लोरीन है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड। तो ये है सेकंड क्लास का बच्चा, ये भी सेकंड क्लास का बच्चा, मतलब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब ये है सेकंड क्लास का, ये है थर्ड क्लास का, मतलब थोड़ी सी कम बॉन्डिंग होगी कि एज में डिफरेंस है, छोटे बड़े हैं। ये है फोर्थ क्लास, और ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये है सेकंड क्लास, एज का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, मतलब बॉन्डिंग और कम होगी। अब ये है फिफ्थ क्लास, ये है सेकंड क्लास, फिफ्थ क्लास वाला बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कम बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सेकंड वाले में सबसे ज्यादा, फिर ये ऐसे ऑर्डर बन जाएगा, जो फिफ्थ पीरियड और सेकंड पीरियड वाले में सबसे कम बॉन्डिंग। तो ये सिंपल सा एक रूल बना लो कि बैक बॉन्डिंग सेम पीरियड वाले एटम में बहुत अच्छी होगी, डिफरेंट पीरियड वाले में थोड़ी खराब होगी। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग के यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अपनी बुक में ढूंढ ढूंढ के कर लो आप। ठीक है, बेसिक रूल वही चलेगा, एक एटम के पास लोन पेयर, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और दोनों एटम में से एक एटम को मिनिमम होना पड़ेगा सेकंड पीरियड का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपने को सिर्फ 2 पॉइंट याद करने हैं, याद भी नहीं करने, एक्चुअली सिमिलर ही है ना, सिंपल तरीके से हो जाएंगे। देखो नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का लेना देना तो होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ठीक है, पहला पॉइंट है ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, फोन के साथ। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन का लेना देना तो होगा। तो हमने 2 पॉइंट किए कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, फोन के साथ। देखो मैंने अभी जो भी बोला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं। देखो ये है CH4 और यहां पे है हमारे पास ये HF। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां होगी कि नहीं होगी। अब देखो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। यहां पे कार्बन है, मतलब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहां पे फोन होना चाहिए, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको देता हूं, मान लो ये है HF और ये है HF। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। तो पहला स्टेप वाइज देखना है कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, मतलब यहां पे फ्लोरीन है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। तो ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो, वो फोन के साथ, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। तो यहां भी फोन अपना सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स की। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, इंटरमोलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, और इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहले हम देखते हैं इंटरमोलिक्यूलर। तो नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल सा इसका एग्जांपल वही ले लेते हैं, HF HF HF।
तो इसमें सिंपली क्या होगा, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी ऐसे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच थोड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच थोड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच। अब हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो नाम से ही पता लग रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे रिंग रिलेटेड होते हैं ना, इनमें पाई जाएगी। अब देखो ये कंपाउंड है, ये है OH बॉन्ड, ये है CHO। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बॉन्डिंग, जिसको हम बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपनी वो कंडीशन देख लेते हैं कि ऐसा हाइड्रोजन जो फोन से जुड़ा हो वो फोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए इसको बोल देंगे इंट्रामोलिकुलर। इतनी बात क्लियर है। अब करते हैं सबसे जरूरी बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखो मेरे को वीडियोस को ज्यादा खींचना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ये जड़ी बूटी तैयार की है, और ये रिजल्ट कैसे आई ये भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप कॉमन सेंस से सोचोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पर ये जड़ी बूटी आप नोट डाउन कर लो, और इनकी हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन एक एक सोल्व करो और मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। इससे ये ऐसे क्या ऐसे नोट डाउन कर लो, इससे सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखो देखो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होगा और इंट्रा की वजह से डिक्रीज होगा। सोल्यूबिलिटी इंटर की वजह से इंक्रीज, इंट्रा की वजह से डिक्रीज। सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी दोनों केस में, इंटर भी इंट्रा भी। विस्कोसिटी दोनों केस में इंक्रीज, इंटर भी इंट्रा भी। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, और इंट्रा की वजह से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंक्रीज है, ठीक है। इंटर की वजह से सब कुछ इंक्रीज और इंट्रा की वजह से सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। करने वाले सिंपल सी ट्रिक जिसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल को सिंपली देख के बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो देखो आपसे किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लिया जाए तो सिंपली आपको एक चीज देखनी है, इलेक्ट्रॉन सम, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन सम। अगर उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन सम इवन आता है तो वो मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक, और अगर इलेक्ट्रॉन सम ओड आता है तो वो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पर इस मेथड की छोटी सी एक्सेप्शन है, वो है दशहरा और 16 सोमवार। इसको ऐसे ही याद रखना है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। दशहरा और 16 सोमवार, दशहरा से आया 10 और 16 सोमवार से 16, 10 एंड 16। देखो 10 एंड 16 वैसे तो इवन नंबर है तो होने तो चाहिए डायमैग्नेटिक, पर ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, इसलिए एक्सेप्शन है, ठीक है। अब अपने मेथड का यूज करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है H2, H2 में इलेक्ट्रॉन सम कितना हुआ 2, तो 2 है इवन नंबर, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन सम हुआ 1, तो 1 हो गया ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। N2 में इलेक्ट्रॉन सम आया 14, तो 14 है इवन नंबर, तो N2 हो जाएगा डायमैग्नेटिक। O2 है 16, तो 16 सोमवार, 16 हमारे पास क्या था, एक्सेप्शन, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। वैसे तो ये इवन था, होना तो चाहिए था डायमैग्नेटिक, पर 16 सोमवार और दशहरा क्या थे, एक्सेप्शन, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन सम आया 15, मतलब ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फॉर्मल चार्ज बिल्कुल इजी मेथड से कैसे निकालें। देखो ये CO2 का मॉलिक्यूल है, अब इसमें हमको बोल दिया जाए कि इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाल लो, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। देखो कार्बन का हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज, तो सबसे पहले जिस भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको पता है कितने, 4, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस क्या करना है वो बताता हूं, इस पर ध्यान देना। देखो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है ना, ये CO2 का मॉलिक्यूल है, तो CO2 के मॉलिक्यूल में इस कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दो, सिंपल है। देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये पॉइंट, अब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं इसको, तो देखो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के। सेम यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के और ये 2 हैं ऑक्सीजन के। तो इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कितने हैं, 4, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 0, 4 - 4 0। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है, तो सेम मेथड है। सबसे पहले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलो, कितने, 6, माइनस इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 और 2 लोन पेयर है, ठीक है। 2 + 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो
तो कितना आ जाएगा 0, और सेम इस ऑक्सीजन के लिए भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसे है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 और इसके पास 3। ठीक है, अब इन ऑक्सीजन की हम कर देते हैं नंबरिंग, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नंबर 1 वाले का फॉर्मल चार्ज। तो देखो ऑक्सीजन नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो, एक बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, क्या रहेंगे 6 6। ठीक है, अब देखो माइनस क्या करना है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन नंबर 1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये 2 हैं इस वाले ऑक्सीजन के और ये 2 हैं ऑक्सीजन नंबर 2 वाले के, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 6, ठीक है, कितना आ गया ये 0। अब ऑक्सीजन नंबर 2 की जब बात करें तो 6 माइनस कितना करना है, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये एक है इस ऑक्सीजन का और ये एक है इस ऑक्सीजन का, तो इसके पास कितने हैं 1 2 3 और 4 5, ये लोन पेयर वाले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ गया +1, है ना। अब ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, देखो ये 1 और 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 1 हो गया, कितना हो गया 7, तो ये कितना आ जाएगा -1। ठीक है, ये अपना फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फंड है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड चैम्बर प्रोसेस। अब इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप सबको पता है नेपोटिज्म क्या होता है। देखो नेपोटिज्म का मतलब होता है कोई भी बड़ा एक्टर है, मान लो सलमान खान है, सलमान खान अपने करीबी लोगों को, मतलब जो उसको कॉन्टैक्ट में है उनको लीड रोल दिलवाता है। ठीक है, तो यही अपनी ट्रिक है सिंपल सी, सलमान खान अपने कॉन्टैक्ट वाले लोगों को लीड रोल दिलवाता है। अब इस ट्रिक में देखो सलमान से हमारे पास आया सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्टैक्ट से आया कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लीड रोल से लीड से आया लेड चैम्बर प्रोसेस। अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए 2 प्रोसेस यूज होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अब ये कहां यूज होती है, किसके लिए है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है कि रात को बाहर ओस गिरती है, नाइट, ठीक है, नाइट मतलब रात, नाइट के वक्त बाहर ओस गिरती है, सीधी सी बात है बाहर ही गिरेगी, घर के अंदर तो ओस गिरेगी नहीं, तो यही ट्रिक है अपनी, नाइट को बाहर ओस गिरती है। अब देखो नाइट से हमारे पास क्या आ जाएगा नाइट्रिक एसिड और बाहर से हमारे पास आ जाएगा बर्कलैंड आइड प्रोसेस और ओस से आ जाएगा हमारे पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, एक तो होगी बर्कलैंड आइड प्रोसेस और दूसरी होगी ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलने से पहले थोड़ा हारमोनियम बजा लेते हैं। ठीक है, हारमोनियम, ये याद रखना हारमोनियम सिंपल सा है, हार और मोनियम को अलग कर दो। हार से हमारे पास आया हेबर प्रोसेस और मोनियम से आया अमोनिया। ठीक है, हारमोनियम, हार से हमारे पास आया हेबर प्रोसेस और मोनियम से आया अमोनिया, मींस हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, हेबर प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक हमारे पास आती है सोल्वे प्रोसेस। अब ये भी नाम से ही बता दे कि इसमें क्या होता है। देखो सोल्वे में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सोल्वे का पार्टीशन कर देना है। ठीक है, सोल्वे का पार्टीशन कर दिया तो सोल उधर चला गया और वे उधर चला गया। अब सोल से हमारे पास आया सोडियम SO। ठीक है, सोल से हमारे पास आया सोडियम और वे का मतलब होता है रास्ता, इंग्लिश में वे, हिंदी में रास्ता। अब रास्ते पे क्या चलती है, कार, तो कार से हमारे पास आया कार्बोनेट। ठीक है, वे रास्ते पे चलेगी कार, तो कार से आया कार्बोनेट, तो उधर सोडियम इधर कार्बोनेट, तो सोल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन की फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, क्लोरीन की फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है। अब देखो कॉमन सेंस है, सबको पता है कि क्लोरीन एक गैस होती है, क्लोरीन एक गैस होती है और इसको किसी वेसल में रखोगे तो गैस उड़ जाएगी, ओपन वेसल में रखोगे तो गैस उड़ जाएगी, तो इसको ढक्कन लगाना पड़ेगा वेसल को। ठीक है, ढक्कन लगाना पड़ेगा, तो क्लोरीन गैस की वेसल को ढक्कन लगाना पड़ेगा। ढक्कन से याद आएगा डेक्कन, ढक्कन से याद आया डेक्कन, तो डेक्कन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। तो यहां क्लियर हो गया। तो लास्ट है हमारे पास डोज प्रोसेस। अब डोज प्रोसेस यूज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। अब सबको पता है कि फिनोल एक टाइप का एल्कोहल है। ठीक है, एक टाइप का एल्कोहल है। अब इसको याद कैसे रखें, अब देखो डोज में आ रहा है DO2 और किसी भी इंसान को दो कब नजर आता है, जब वो शराब पी लेता है, जब एल्कोहल पी लेता है, तो एल्कोहल से याद आ जाएगा फिनोल। तो डोज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। देखो सबसे पहली बात करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता कहां पे है। देखो नॉर्मली कहां पे, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। पहली बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। देखो यहां पे देखो बोरोन फैमिली में यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 + 1
3, मतलब बोरोन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ऐसे ही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और इसकी कितनी हो जाएगी +6। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। मतलब नॉर्मली क्या होगा, बोरोन फैमिली मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी +3, कार्बन वाली +4, नाइट्रोजन वाली +5 एंड ऑक्सीजन वाली फैमिली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +6। पर यहां पे क्या होता है, देखो नॉर्मली हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स आते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा हूं कि होता क्या है। नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे बोरोन फैमिली में और ये कार्बन फैमिली में हम नीचे की तरफ गए, और हम नाइट्रोजन फैमिली में नीचे की तरफ गए, और हम ऑक्सीजन फैमिली में नीचे की तरफ गए, तो क्या होता है, जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो ये +3, +4 या +5 या +6 मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। ठीक है, यहां पे कितनी शो होगी, ये शो करेगा कितनी +1, जिसमें ये स्टेबल होगा। ये शो करेगा +2, ये शो करेगा +3, ये शो करेगा +4। ये इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और नॉर्मल होनी कितनी चाहिए थी, ये वाली होनी चाहिए थी, पर असल में होती क्या है, स्टेबल वाली ये वाली होती है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सिंपल सी एक लाइन याद रखना कि इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन की जो हैवियर एलिमेंट हैं ग्रुप में, जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो s इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस शो करेंगे। मतलब वो सिर्फ p वाली ऑक्सीडेशन से, है ना, ये p वाला ही तो काम आ रहा है। ये 1 है तो ये +1 होगी, ये p वाला 2 है तो ये +2 हो गई, p वाला +3 है ये +3, ये 4 है ये +4। मतलब s वाले का कोई यूज नहीं हो रहा, सिर्फ किसमें, हैवियर में। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो नीचे वाले एलिमेंट नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में हैप्पी हैं, और ऊपर वाले एलिमेंट ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, ऊपर वाली मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ऊपर वाले खुश हैं, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे वाले खुश हैं। इसको सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखना, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन। वाले ट्रिक्स फॉर ऑक्सी एसिड्स। देखो ऑक्सी एसिड्स को लेके दो टाइप की कंफ्यूजन होती है। एक तो होगी मेटा पाइरो ऑर्थो एसिड ये वाली, और दूसरी होती है हाइपो अस इक पर इक ये वाली कंफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले है मेटा एसिड। किसी भी पर्टिकुलर एसिड का मेटा एसिड कैसे बनाए, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। जो मेटा वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एम लेटर से। ठीक है, एम लेटर से हमें याद आएगा मोनो। ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, 1। अब ये हमारे पास ट्रिक बन गई, एम से मोनो, मोनो का मतलब 1, तो हमारे पास 1 से ट्रिक बन गई कि अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, उस एसिड का मेटा एसिड। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक आ गई कि मेटा स्टार्ट हो रहा है एम से हमारे पास आया मोनो, मोनो का मतलब 1, तो 1 से हमें याद आया 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें तो बन जाएगा मेटा एसिड। इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो ये है, मान लो ये है फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका बनाना है हमें मेटा एसिड, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, HPO3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये था हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सिंपल है। अब मेटा एसिड के बाद हम करेंगे पायरो एसिड। सेकंड पे है पायरो एसिड। इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो पायरो स्टार्ट हो रहा है पाई से, पाई को रिप्लेस कर देना है बाई, पाई को रिप्लेस कर देना है बाई से। अब बाई मतलब क्या होता है, 2। अब 2 से हमें याद आएगा, हमारी ट्रिक क्या बनेगी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पायरो एसिड। ठीक है, देखो मेटा में क्या था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला था, पर यहां हमारे पास आ रहा था पाई से हमें याद आया बाई मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें तो बन जाएगा पायरो एसिड। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ये है मान लो हमारे पास H3PO4, ये क्या है हमारे पास, मान लो फॉस्फोरिक एसिड है। अब इसका हमें पायरो एसिड बनाना है, तो ट्रिक क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, H4P2O7। ये हमारे पास क्या बन गया, पायरो एसिड। ये हमारे पास बन गया पायरो एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये उसका पायरो एसिड। अब लास्ट कंफ्यूजन है ऑर्थो एसिड। देखो ये तो सबसे आसान है, बहुत इजी है। देखो ऑर्थो, फिर से वही हमने पहले लेटर को लेके चलना है। ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है 0 से। 0 मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है, 0 मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब
मान लो ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसका अगर हमें ऑर्थो एसिड बनाना है तो ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो फॉस्फोरिक एसिड का ऑर्थो एसिड भी सेम होगा बिल्कुल बिना चेंज के, मतलब ऑर्थो सिर्फ नाम के लिए लगाया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये हमें कहां से पता चला? 0 से, कि इसका 0 एग्जिस्टेंस है। जैसा फॉस्फोरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसा क्लोरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थो क्लोरिक एसिड है। सिंपल है। अब देखो ये हमारे पास 4 टाइप के एसिड आएंगे, हाइपोअस, अस, इक एंड पर इक। अब सिंपली एक काम करना है, इनके सिर्फ नाम को देखना है, ठीक है? क्या करना है? इनके सिर्फ नाम को देखना है। अब इनके नाम को देखो, देखो हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, और पर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है? हाइपो का मतलब कम और पर का मतलब ज्यादा। तो हमें एक बात पता चल गई कि जब हम हाइपो से पर की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइपोअस एसिड की, उससे ज्यादा होगी अस एसिड की, उससे ज्यादा होगी इक एसिड की, और सबसे ज्यादा होगी पर इक एसिड की। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। देखो ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग में सिंपली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ खेलना है, ठीक है? तो हम सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो HClO में होगी +1, HClO2 में +3, HClO3 में +5, HClO4 में +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्लोरीन की, ठीक है? अब देखो, अब सिंपली अपनी वो लगाते हैं कि सबसे कम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगा हाइपोअस, फिर अस, फिर इक, फिर पर इक, ये वाला लगा देते हैं सिंपली। देखो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, फिर उससे ज्यादा क्लोरस एसिड, फिर उससे ज्यादा क्लोरिक एसिड, फिर सबसे ज्यादा पर क्लोरिक एसिड। वही चीज याद रखनी है, हाइपो मतलब कम और पर मतलब ज्यादा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें सबसे कम वो हो जाएगा हाइपो, और जिसमें सबसे ज्यादा पर, ठीक है? हाइपोअस, अस, इक, पर इक, सिंपल है। देखो जैसे क्लोरीन के चारों एसिड प्रेजेंट होते हैं, हाइपोअस भी, अस भी, इक भी, पर इक भी, ठीक है? हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। तो जरूरी नहीं है कि सल्फर के भी चारों प्रेजेंट हो या फास्फोरस के भी चारों प्रेजेंट हो, ठीक है? किसी एलिमेंट के 2 प्रेजेंट होते हैं, किसी का 1 प्रेजेंट होता है, किसी के चारों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सबके सारे मत बना देना। देखो जब भी सिलिकेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये वाली यूनिट आती है, सिलिकेट्स की जो सबसे बेसिक यूनिट है। अब हमें करना है 2 काम। देखो जो ये ऑक्सीजन है, जो इसमें 4 है, इसको 0.5 डिक्रीज करते चलना है, और जो चार्ज है ये -4 जो चार्ज है उसको 1 का डिक्रीज करते चलना है, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन है उसमें 0.5 का डिक्रीज करते चलना है, मतलब 3.5, और इसमें चार्ज में 1 का माइनस करते चलना है, मतलब ये हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज यानी हो जाएगा 3, और चार्ज में 1 का डिक्रीज। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज यानी हो जाएगा 2.5, और चार्ज में 1 का डिफरेंस, ये -1। अब क्या बनेगा लास्ट? ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज और चार्ज में 1 का, मतलब यहां पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है? हमें पता है प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम करती है, प्रियंका चोपड़ा यानी पीसी हॉलीवुड में काम करती है, तो हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ी बड़ी मूवीज जैसे 3D मूवीज बनाए, ठीक है? हॉलीवुड में काम करती है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3D मूवीज बनाए, पर वो अब भी 2D मूवीज बना रही है, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तू 2D मूवी छोड़ के अब 3D बनाया कर। तो यही अपनी ट्रिक है कि ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज को छोड़ अब 3D बना, ठीक है? ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज को छोड़ अब 3D बना। तो ओ से हमारे पास आया ऑर्थोसिलिकेट, पी से पायरोसिलिकेट, सी से साइक्लिक सिलिकेट, 2D से 2D सिलिकेट्स, और 3D से 3D सिलिकेट। अब देखो वो प्रियंका चोपड़ा वाली लगाते हैं। देखो ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज नहीं 3D बनाया कर, ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज नहीं 3D बनाया कर। तो ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट्स, ये हो गया पायरोसिलिकेट्स, ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट्स, ये हो गया 2D सिलिकेट्स, और ये हो गया 3D सिलिकेट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक फॉर थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो पूछा जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड्स में या पूछा जाएगा आयनिक कंपाउंड्स में। तो इनको 1 बाय 1 टारगेट करेंगे। तो पहले करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जब भी आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो एक ही फॉर्मूला लगाना है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मतलब सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्टेबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा होगी, ठीक है? बॉन्ड तोड़ने में जितनी मुश्किल होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? एक प्लस एक माइनस, मतलब एक कटायन और एक अनायन। अब इसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो अनायन या कटायन हो मोनो एटॉमिक, और दूसरा केस अनायन या कटायन हो पॉली एटॉमिक। तो अगर अनायन या कटायन हुआ मोनो एटॉमिक तो हम फॉर्मूला लगाएंगे
थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और दूसरा, अगर हुआ पॉली एटॉमिक अनायन या कटायन तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन का। देखो लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, पोलराइजेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ठीक है, तो अब इन पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं जिससे आपको टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्वेश्चंस के साथ। अभी देखो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि तूने तो बड़ी आसानी से लिख दिया कि ये वाले कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, पर हम एग्जाम में कैसे बताएंगे कि कौन से कंपाउंड आयनिक हैं या कौन से कोवेलेंट हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा जनरल सा फंडा बताता हूं, मतलब सब केस में तो नहीं बोल रहा, पर आपके 99% केस में ये अप्लाई हो जाएगा, सही जाएगा। ठीक है, देखो जिन कंपाउंड्स में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट ना दिखे उसको डाल देना कोवेलेंट में, और जिन कंपाउंड्स में एस ब्लॉक एलिमेंट दिख जाए उनको डाल देना आयनिक में। अब इसमें देखो आपको एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं नजर आ रहा तो इसको डाल देंगे हम कोवेलेंट में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में हमने थर्मल स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मूला किया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इनमें हमने सिर्फ देखनी है बॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हाइड्रोजन तो है कॉमन, तो हाइड्रोजन से हमें कुछ नहीं पता चलने वाला। ठीक है, अब बाकी के देख लो। अब फ्लोरीन का साइज है मिनिमम और आयोडीन का साइज है मैक्सिमम। अब फ्लोरीन का साइज मिनिमम है तो HF की बॉन्ड लेंथ होगी मिनिमम और HI की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी मैक्सिमम। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम और HI की हो जाएगी मिनिमम, और ये ऑर्डर हमारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हाइड्रोजन हो गए हमारे कॉमन। अब बाकियों में देखो फिर वही केस लगाना है कि नाइट्रोजन का साइज मिनिमम और ये एंटीमनी का साइज मैक्सिमम। अब नाइट्रोजन का साइज मिनिमम है तो बॉन्ड लेंथ होगी मिनिमम, तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी ज्यादा और हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाएगा ये। ठीक है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी हाइड्रोजन हो जाएगा कॉमन और फिर देखना है हमने साइज। अब कार्बन का साइज मिनिमम और एसएन का साइज मैक्सिमम, तो साइज मिनिमम होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी होगी मिनिमम, बॉन्ड लेंथ मिनिमम तो बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम, तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम और हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा इसका ये। ठीक है, अब हम करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स में हमें सबसे पहली चीज देखनी थी कि अनायन या कटायन मोनो एटॉमिक होंगे या पॉली एटॉमिक होंगे। तो इन क्वेश्चंस में आप देखो तो ये सारे हैं मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में हमने फॉर्मूला किया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, मतलब सिंपली इसमें देखनी है हमने लैटिस एनर्जी। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन, तो इसमें हमने सिंपली देखनी है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अब इनमें चार्ज तो सब में बराबर है, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस सब में चार्ज इक्वल है, तो चार्ज से हमारे पास कुछ नहीं आने वाला। तो हमारे पास बचा साइज, तो लैटिस एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जितना छोटा साइज होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो इसमें लिथियम प्लस हो गया स्मॉलेस्ट, मतलब उसकी लैटिस एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम। तो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा सिंपली ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी सेम केस लगेगा कि लिथियम प्लस हो गया स्मॉलेस्ट और उसकी लैटिस एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास ये थर्मल स्टेबिलिटी भी लिथियम क्लोराइड की आ गई मैक्सिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी देखो सेम फॉर्मूला लगेगा कि लैटिस एनर्जी देखनी है। लैटिस एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? जिसका साइज मिनिमम होगा, और साइज मिनिमम है इसमें बेरिलियम का, और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम। तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पॉलीएटॉमिक केस के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास CO3-2 पॉलीएटॉमिक है, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास NO3- पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक में हमने किया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, और हमें पता है कि पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन। ठीक है, पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन, तो साइज ऑफ कटायन थर्मल स्टेबिलिटी के हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपली देखना है थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन, मतलब कटायन का साइज सबसे बड़ा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपली देखना है साइज ऑफ कटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास आया पोलराइजेशन से, तो इसमें साइज ऑफ कटायन सबसे बड़ा सीजियम का, तो ये हो जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद रखें, ठीक है। तो अपने उसी फ्लो में चलेंगे कि पहले डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और फिर डाई नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, कि डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है, बनाया कैसे जाता है। देखो डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शंस हैं उनकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है। पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पहली रिएक्शन है कि NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन कराएगी, ठीक है। NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन कराई। अब मैंने क्या बोला, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब इसमें से, इस पूरे में से पॉसिबल वाटर निकाल देते हैं। अब पॉसिबल वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H2O, ठीक है, H2O चाहिए। अब इसमें देख लो कितने H2O निकल सकते हैं। देखो हाइड्रोजन यहां पे है हमारे पास 4 और यहां ऑक्सीजन है 2 और कहीं पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये है 4 हाइड्रोजन, ये है 2 ऑक्सीजन, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 2, ठीक है। अब देख लो बचा क्या, अब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो वाटर में चले गए, तो बचा क्या, नाइट्रोजन और क्लोरीन। अब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो वाटर में चले गए, बचा क्या, सोडियम और नाइट्रोजन। अब मैंने क्या बोला था ट्रिक में कि पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब देखो इसमें से फेमस मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है पूरे में से, इसमें से निकल रहा है NaCl। अब ये एक फेमस मॉलिक्यूल हो गया NaCl, तो बचा क्या हमारे पास, नाइट्रोजन, ये डाई नाइट्रोजन होगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बन गई हमारे पास, NH4Cl प्लस NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सबसे पहले मिला ये वाटर और क्या मिला, NaCl और क्या मिला, डाई नाइट्रोजन। तो ये होगी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की पहली रिएक्शन। अब डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब करते हैं सेकंड रिएक्शन, इसको हमने करना है हीट। अब देखो सिंपल सी अपनी वही ट्रिक, पॉसिबल वाटर निकाल लो और एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब देखो इसमें से पॉसिबल वाटर कितना निकल सकता है, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 8 और ऑक्सीजन कितने 7, बट हाइड्रोजन 8 है तो पॉसिबल वाटर कितना निकल सकता है, 4H2O, 4 इंटू 2 ये 8 हाइड्रोजन हो गए। मतलब यहां से सिर्फ हमारे 4 ऑक्सीजन जाएंगे, 3 बच जाएंगे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन, 7 में से 4 ऑक्सीजन चले गए वाटर में और 3 बच गए। यहां 8 हाइड्रोजन थे, 8 के 8 चले गए यहां वाटर में। तो यहां हमारे पास बचा क्या क्या, देखो NH4 2 बार था, अब हाइड्रोजन तो चले गए वाटर में, तो बचा क्या, यहां पे 2 नाइट्रोजन बचे और यहां क्या बचा, Cr2O3। अब मैंने क्या बोला, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब Cr2O3 एक फेमस मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास बन जाएगा डाई नाइट्रोजन। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ये हमारे पास बन गई डाई नाइट्रोजन प्लस ये क्या हमारे पास एक हमारा फेमस मॉलिक्यूल, ये है Cr2O3, ठीक है, सिंपल है। अब देखो जो थर्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए दी है वो है बेरियम अजाइड को हीट कर दो। अब इसमें देखो इस कंपाउंड में एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। रिएक्टेंट में एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन है, तो रिएक्टेंट में जो चीजें हैं वही तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। सिंपली एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो, ठीक है। बेरियम था, नाइट्रोजन था, इन दोनों को सिंपली अलग कर दिया, ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन बन गई। तो ये सिंपली थर्ड रिएक्शन थी। अभी हमने कंप्लीट किया डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन वाला पार्ट और अब हम करेंगे डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस। डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस की ये 4 रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई हैं और सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसी को तो जोड़ तोड़ के हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जो रिएक्टेंट है उसी से बना दो सिंपली प्रोडक्ट, ठीक है। देखो पहली रिएक्शन लिथियम है और नाइट्रोजन है तो इन्हीं को जोड़ के बना दिया हमने प्रोडक्ट लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। यहां मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, तो इन्हीं को जोड़ के एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर रिएक्टेंट में हमारे पास ये दो हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इनको जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी अमोनिया। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसी को मिला के बना दो, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, जो भी अमोनिया के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने उसी से कुछ क्रिएट किया है, बस आपको थोड़ी देर वो देखना है। सिंपली एक एक रिएक्शन याद करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन कि अमोनिया को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे करेंगे, तो इसका फर्स्ट मेथड है कि हम अमोनिया को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम यूरिया। अब इसको याद कैसे रखें, देखो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, NH2CO
और NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2 NH2 और 1 CO को जैसे बेड़ियों से बांधा हुआ है, जैसे कैद किया हुआ है जेल में, 2 NH2 और 1 CO को जैसे बेड़ियों से बांधा हुआ है। अब सिंपली हमें एक काम करना है कि ये जो बेड़ियां बंधी हुई है इनको खोलना है, और इनको खोलने के लिए हम सिंपली इस पे क्या करेंगे, सिंपली पानी डाल देंगे। पानी मतलब H2O। अब देखो ये बेड़ियां बंधी हुई थी, पानी डालने से क्या हुआ कि जो ये NH2 कैद था ये एक हाइड्रोजन को लेके बिल्कुल फ्री हो जाएगा अमोनिया बना के, ये NH2 इस हाइड्रोजन को लेके फ्री हो जाएगा अमोनिया बना के, और ये CO इस ऑक्सीजन को लेके फ्री हो जाएगा CO2 बना के। अब सिंपली हमने कुछ नहीं याद किया, सिर्फ इनको जेल से निकाला है। तो रिएक्शन क्या होगी कि अगर हम यूरिया में पानी मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल CO2 का। तो ये हमारी सिंपली रिएक्शन है, हमने अभी तक कुछ नहीं याद किया। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब करते हैं सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड में क्या है, हम अमोनिया को बनाएंगे फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ये है सेकंड मेथड। अब देखो इसके नाम को देखो, इसके नाम में क्या है, अमोनियम। अमोनियम नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अमोनिया कहीं छुपी हुई है, अमोनियम में अमोनिया छुपी हुई है। अब सिंपली इस अमोनियम से अमोनिया को निकालना है, तो निकालने कैसे, हम इस पे कुछ डाल देंगे, हम इस पे कुछ ऐसा डाल देंगे कि अमोनियम में जो अमोनिया छुपी हुई है वो बाहर आ जाए। तो हम इस पे क्या डाल देंगे, हम इस पे डाल देंगे सिंपली लेमन सोडा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है कि अमोनियम में अमोनिया छुपी हुई है, हमने अमोनियम पे डाल दिया लेमन सोडा, तो वो अमोनिया बाहर आ जाएगी। अब लेमन सोडा का मतलब क्या है, लेमन से मेरा मतलब है लाइम और सोडा से मतलब है मेरा कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। अब कितनी सिंपल ट्रिक है कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट पे लाइम या कास्टिक सोडा डाल दें तो हमें क्या मिलेगी रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में मिलेगी अमोनिया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी कि अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन लाइम या कास्टिक सोडा के साथ करा दें तो हमें रिजल्ट में मिल जाएगी अमोनिया। ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब करते हैं थर्ड। थर्ड तो सबसे सिंपल है, इसकी ट्रिक है सिंपल बहुत, हार्मोनियम। हार्मोनियम मतलब ये क्या बोलता है, हार्मोनियम से हमें क्या याद आएगा, हर से हमें याद आएगा हेबर, हेबर, और मोनियम से याद आएगा हमें अमोनिया, मोनियम से याद आया अमोनिया। मतलब हेबर प्रोसेस का यूज होता है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। अब करते हैं अमोनिया की रिएक्शंस की, अमोनिया रिएक्ट कैसे करेगा। देखो अमोनिया की रिएक्शंस को याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। अमोनिया को अज्यूम करो कि अमोनिया एक लड़की है। ठीक है, अमोनिया एक लड़की है और इस अमोनिया के पास मतलब इस लड़की के पास शादी करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 लड़के हैं और लड़कों को मैं बोल रहा हूं मेटल। ठीक है, अमोनिया एक लड़की है और इसके पास शादी के लिए 2 ऑप्शन है, मतलब 2 लड़के हैं, मतलब 2 मेटल हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज है कि इससे शादी करे कि इससे शादी करे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज चल रही थी। तो एक दिन इसको कहीं से पता लगा कि इस वाले मेटल का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। और किसके साथ चक्कर है इसका, सॉल्ट के साथ। ठीक है, इसको कहीं से पता चला कि इस लड़के का यानी इस मेटल का किसी सॉल्ट के साथ चक्कर चल रहा है। तो इसने इस मेटल को बोल दिया ओ सॉरी, मतलब इससे अब वो शादी नहीं कर सकती और इसके साथ बना लेगी क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब इससे शादी कर लेगी। ठीक है, इससे शादी कर लेगी, इसके साथ बना लेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल है, अमोनिया एक लड़की है जो कंफ्यूज है कि किससे शादी करे, पर उसको कहीं से पता चला कि इस वाले मेटल का यानी इस वाले लड़के का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। किसी के साथ चक्कर चल रहा है मतलब सॉल्ट के साथ। तो उसने बोल दिया उसको ओ सॉरी और दूसरे मेटल के साथ यानी दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। देखो अब ध्यान से सुनना, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बताऊंगा। देखो अमोनिया जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रही है या मेटल आयन बोल लो तो बनाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, और अमोनिया मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी। फिर से अमोनिया जब मेटल या मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करती है तो बनाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और अमोनिया अगर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए अमोनिया ने मेटल्स के साथ, उसके ये एग्जांपल हैं, और अमोनिया ने जो मेटल सॉल्ट्स के साथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट किए उसके ये एग्जांपल हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कलर्स बताओ। अब पूरा कंपाउंड तो हमें याद करना नहीं है, सिंपली इनका मेटल देख लेंगे और मेटल से इनका कलर याद कर लेंगे। ठीक है, Fe+3, Fe+3 होता है ब्राउन कलर का। तो सिंपल एक वर्ड याद रखना है, फाइबर। फाइबर, फाइबर के F से हमें याद आएगा Fe+3 और Br से हमें याद आएगा ब्राउन। ठीक है,
देखो जिंक वाला कंपाउंड होता है व्हाइट कलर का। देखो जो बायो के बच्चे हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, पर जो बायो के नहीं है वो एक बार सिंपली गूगल पे जाके चेक करना, ठीक है। एक सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है ZW। सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है ZW। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोलॉजी की, +2 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है ZW। तो Z से हमारे पास आया जिंक और W से आया व्हाइट, मतलब जिंक वाला कंपाउंड हुआ व्हाइट कलर का। +3, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर +2, Cu+2 होता है ब्लू कलर का। तो इसको कैसे याद रखना है? सिंपल एक वर्ड क्यूब। क्यूब में Cu से हमें याद आएगा कॉपर +2 और बी से हमें याद आएगा ब्लू। तो कॉपर +2 होता है ब्लू कलर का, ठीक है। अब है सिल्वर यानी एजी वाला कंपाउंड होता है कलरलेस। अब इसको कैसे याद रखें? सिंपली आज कोई उदास है, सिंपल सी ट्रिक है, आज कोई उदास है तो आज से आया एजी और उदास मतलब कलरलेस है, ठीक है। उदास मतलब कलरलेस है तो एजी हुआ कलरलेस, तो एजी वाला कंपाउंड हुआ कलरलेस। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस को मैं जिस फ्लो में बताऊंगा आपको उसी फ्लो में करना है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन को याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बस जिस फ्लो में मैं चलूंगा आपको उसी फ्लो में चलना है। देखो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाइट्रिक एसिड की दो टाइप की रिएक्शन, एक तो मेटल्स के साथ और दूसरी नॉन मेटल्स के साथ। बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे। नाइट्रिक एसिड की दो टाइप की रिएक्शन, एक है मेटल्स के साथ और एक है नॉन मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल्स की छोटी सी रिएक्शन है तो पहले नॉन मेटल वाले पार्ट को निपटा देते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको उसके इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये अभी आप एग्जांपल देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल को उसके पर्टिकुलर इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो मान लो आयोडीन के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो आयोडीन का इक एसिड आयोडिक एसिड, ठीक है। सल्फर के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो सल्फर का एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो फास्फोरस का एक एसिड फास्फोरिक एसिड। तो सिंपली ऐसे ही करना है, नॉन मेटल को उसके पर्टिकुलर एक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉन मेटल्स वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अपने मेटल्स वाले पार्ट पे। अब मेटल्स की रिएक्शन में हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा, आप भी इसी फ्लो में चलोगे तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रिक एसिड नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। नाम से ही पता लग रहा है नोबल मेटल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नोबल मेटल्स कौन से हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इसमें याद नहीं करना, कॉमन सेंस है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के गहने बनते हैं, हमें पता है गोल्ड के और प्लेटिनम के गहने बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब अगर ये रिएक्ट करते होते तो मान लो आपने सोने की अंगूठी आज पहनी तो वो 1 महीने बाद रिएक्ट करके कुछ और ही बन गई। तो इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं कि ये नोबल मेटल हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो नोबल मेटल कौन से हो गए? गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो सिंपली हमें याद हो गया कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि नाइट्रिक एसिड ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑक्साइड की फिल्म बना लेंगे, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑक्साइड की फिल्म बना लेंगे। अब फिल्म कौन बनाता है? अक्षय कुमार और करीना कपूर, ठीक है। फिल्म कौन बनाता है? ट्रिक है अपनी, फिल्म कौन बनाता है? अक्षय कुमार और करीना कपूर। अक्षय से हमें याद आया एल्यूमिनियम और करीना से हमें याद आया क्रोमियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड की फिल्म्स बना लेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन। कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, इसको हम अलग से डिटेल में करते हैं। अब कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन को कैसे याद रखें? देखो यहां हमारे पास 4 केस बनेंगे। हम दोनों की एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे और एक बार कंसंट्रेटेड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 4 केस बन गए, कॉपर प्लस डाइल्यूट, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड, जिंक प्लस डाइल्यूट एंड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड। अब देखो इनकी रिएक्शन में हम पहले वो चीजें निकाल लेते हैं जो चारों में कॉमन हो रही है, जो चारों रिएक्शन में कॉमन आ रही है। तो एक बात, सबसे पहली बात जो कॉमन है कि मेटल नाइट्रेट चारों में बनेगा। मेटल नाइट्रेट मतलब कॉपर वाले में बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और जिंक वाले बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट सब में हो गया कॉमन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, सब में वाटर निकाल दो, सब में वाटर निकाल दो, बाद में इसको बैलेंस करते रहना आप। सब में H2O 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 चारों में हो जाएगा, ठीक है। अब है सबसे क्रूशियल पॉइंट की तीसरा प्रोडक्ट चारों रिएक्शन में क्या बनेगा। अब देखो बहुत सिंपल है, जहां कंसंट्रेटेड वर्ड आ रहा है वहां पे फोकस करो। कंसंट्रेटेड मतलब आपने कंसंट्रेशन के साथ कुछ किया। आप कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी करते हो तो वो बाद में आपको पैसा देती है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ तो बाद में नोट ही नोट कमाओगे, ठीक है। कुछ भी आप कंसंट्रेशन से करोगे तो आपको बाद में नोट मिलेंगे। नोट मतलब NO2। तो जहां भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख गया, चाहे कॉपर हो या जिंक हो, आपका रिजल्ट होगा NO2 नोट। कंसंट्रेशन है तो नोट है NO2। ये तो क्लियर हो गया। अब कंसंट्रेटेड कंप्लीट हो गया, अब बचा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट में क्या करें? देखो कॉपर जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NO
और जिंक जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है N2O। अब सिंपली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है NO में और N2O में। NO में होगी +2, N2O में होगी +1। अब इसको कैसे याद रखें, देखो बहुत सिंपल है। हमारे पास जान, जिंदगी एक होती है, ठीक है। ZN जिंक से याद आएगा जिंदगी हमारे पास एक होती है, तो +1 मतलब N2O बनेगा जिंक के साथ और +2 यानी NO बनेगा कॉपर के साथ। अब पूरे की समरी कर लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले मेटल नाइट्रेट सब में चारों में कॉमन निकाल लिए, फिर हमने पानी को कॉमन निकाल लिया, फिर हमने क्या किया था कि कंसंट्रेशन के साथ कुछ करेंगे तो हमें नोट ही नोट मिलेंगे, मतलब कंसंट्रेटेड जहां पे आ गया वहां पे NO2 फिक्स है। अब फिर हमने क्या किया कि जिंदगी एक होती है, तो जहां पे नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गया जिंक में और +2 वाला आ गया कॉपर में। अब देखो लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक, देखो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए दो प्रोसेस होती हैं, इनका डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है तो हमें डायरेक्ट नाम याद रखना है। एक तो होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एक होती है बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। अब इनको कैसे याद रखें, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि नाइट को बाहर ओस गिरती है, नाइट को बाहर ओस गिरती है मतलब रात को बाहर ओस गिरती है। देखो सिंपल सी बात है, घर में तो ओस गिरेगी नहीं, बाहर ही गिरेगी और ओस रात को ही गिरती है, ठीक है। नाइट को बाहर ओस गिरती है, नाइट से आया नाइट्रिक एसिड, बाहर से आया बर्कलैंड-आइड प्रोसेस और ओस से आया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। छोटी वीडियो बनाऊंगा। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ नहीं याद रखना, सिंपली ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, ये 4 पॉइंट याद रखिए, अपना काम खत्म। और ये भी याद भी नहीं रखने, अपने आप बन जाएंगे। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे अपने आप ही बन जाएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर, कि सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी साइंस है यार, देख लो नाम में ही आ रहा है एसिड, तो सिंपल सी बात है इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। नाम में आ रहा है एसिड तो इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, कॉमन सेंस की बात है। पहला पॉइंट अपना बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो या तो इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कर सकते हो कि सल्फर की +6, कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। अब देखो सल्फर +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे जा सकता है +4, +2 ऐसे ही जा सकता है। तो कैसे काम करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। पर मैं कैसे याद रखता था, देखो मैं सिंपली ऐसे याद रखता था, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, तो इस पे ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन है इसके पास 4, मतलब अब बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन को देगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। सिंपल है। अब देखो ये वाले दोनों पॉइंट हम कैसे याद रखेंगे, देखो सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बहुत प्यार है किससे, वाटर से। सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत प्यार है वाटर से, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात सोचो कि आपको किसी चीज से प्यार है, मान लो आपको चॉकलेट से प्यार है, तो अपनी चॉकलेट आप किसी को नहीं दोगे, ठीक है। अपनी चॉकलेट आप किसी को नहीं दोगे और दूसरे किसी के पास चॉकलेट मिल गई तो उसको भी छीन लोगे। सिंपल ऐसे याद रखेंगे कि हमें चॉकलेट से प्यार है तो हम अपनी चॉकलेट किसी को नहीं देंगे और दूसरे के पास चॉकलेट दिख गई उसकी भी छीन लेंगे। मतलब इसको अब पानी से प्यार है तो ये अपना पानी किसी को नहीं देगा, मतलब इसकी वॉलेटिलिटी है लो, ठीक है। सिंपल है ना, वॉलेटिलिटी लो है मतलब इसका पानी कम उड़ेगा, इससे पानी कम उड़ेगा, तो पानी कम उड़ने का मतलब है इसको पानी से प्यार है इसलिए वो पानी को नहीं उड़ने दे रहा। सिंपल, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी देखो, इसको किसी के पास, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी से प्यार है तो इसको किसी के पास पानी दिख गया तो ये उसका पानी छीन लेगा, मतलब ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दूसरे को डिहाइड्रेट कर देगा और उसका पानी खुद ले लेगा। तो चारों पॉइंट अपने क्लियर हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम में आ रहा है एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। H2SO4 के पास बहुत सारे ऑक्सीजन हैं तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिहाइड्रेटिंग, ये था हमने क्या किया था कि पानी से बहुत प्यार है तो किसी के पास पानी दिख गया तो छीन लेगा, मतलब डिहाइड्रेटिंग नेचर। और ये पानी से बहुत प्यार है मतलब अपना पानी उड़ने नहीं देगा, मतलब इसकी वॉलेटिलिटी होती है लो। ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी में ऐसे ही दिए गए। अब एक एक करके इन पे बात करते हैं जो इनमें रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमने अभी 4 पॉइंट्स देखे, अब इनको 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले है एसिडिक कैरेक्टर, सिंपली H2SO4 का एसिडिक कैरेक्टर शो करना है। देखो सिंपल है, एसिड क्या होता है जो H+ देता है, एसिड क्या होता है जो H+ देता है। अब इसमें देखो यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, मतलब हमें लगेगा कि ये 2 H+ देता है और लगना भी चाहिए और देता भी 2 ही है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। बस याद रखने लायक बात क्या है कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं देता कि डायरेक्ट इसने 2 H+ दिए और SO4-2 बना दिया। बस ये याद रखना है, एक H+ देके बनाएगा HSO4-, फिर ये वाला H+ देके बन जाएगा SO4-2, ठीक है। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, बस इतनी सी बात याद रखनी है।
अब नेक्स्ट है पॉइंट बी कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात को हमने कैसे याद किया था कि H2SO4 के पास यहां पे देखो बहुत सारे ऑक्सीजन थे, H2SO4 के पास बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, रिएक्शन सिंपल सी है। देखो यहां कॉपर को देखो, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर की यहां पे 0, कार्बन की 0, तो H2SO4 ने क्या किया, इनको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, यहां पे कॉपर हो जाएगा +2, सल्फर होगी +4, कार्बन हो गया +4। ठीक है, 0 से +2, 0 से +4, 0 से +4, इतनी सी सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल ये अपना क्लियर है। अब सी पॉइंट क्या था कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब इसको पानी से प्यार था तो दूसरों का पानी छीन लेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अगर हम H2SO4 डाल दें तो क्या करेगा, ये पानी को इसमें से छीन लेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 12 तो कार्बन बच जाएंगे। ठीक है, ये 12 कार्बन थे, ये अलग निकल जाएंगे और इधर क्या निकल जाएगा, 11 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक, तो H2SO4 ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल में से पानी को अलग निकाल दिया, तो बचा क्या, 12 कार्बन प्लस पानी कौन से निकल गए, 11 H2O। बहुत सिंपल है। देखो अपने 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। लास्ट वाले पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी लो होती है। इतनी सी बात याद रखनी है, एक लाइन, सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी लो होती है। अब लास्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। देखो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस पे बेस है, कुछ याद नहीं करना। देखो सल्फर था, सल्फर को हमने ऑक्सीजन दी तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड को और ज्यादा ऑक्सीजन दी तो बन जाएगा ट्राइऑक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड से बन गया ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड और कहीं से लाके सल्फ्यूरिक एसिड दिया तो ये बन जाएगा ओलियम। अब इस ओलियम को, ठीक है, इस ओलियम का हम यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो भी जितनी भी कंसंट्रेशन में चाहिए, इसको हम पानी में डाइल्यूट कर देंगे। और पानी में डाइल्यूट किस हिसाब से करेंगे कि जितनी हमें H2SO4 की कंसंट्रेशन चाहिए उतना हम ओलियम को डाइल्यूट करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, डाई ऑक्सीजन के कैसे दिया हुआ है, पहले हम करेंगे डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, फिर हम करेंगे डाई ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन। अब देखो हमें डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी है, मतलब इसका सीधा सा मतलब है हमें डाई ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हमें डाई ऑक्सीजन चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो मान लो आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, तो आप कहां पे जाओगे, स्टेशनरी की दुकान पे। ठीक है, आपको मान लो कपड़े चाहिए तो कहां पे जाओगे, कपड़े की दुकान पे। अब यहां पे हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो हम जाएंगे ऑक्सीजन की दुकान पे। ऑक्सीजन की दुकान मतलब जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होगी, जिसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी स्टोर होगी, हम उसको बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन दे दे, हमें ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दिए हैं, हम उनको 1 बाय 1 करेंगे। और प्रिपरेशन के बाद हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस, इसको मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले हम करेंगे प्रिपरेशन, 1 बाय 1 जो 3 पॉइंट है उनको 1 बाय 1 कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में 3 पॉइंट्स की बात की थी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये वाला है। देखो फिर से वो बात रिमाइंड करो कि हमें कोई चीज चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे, जिसके पास वो ऑलरेडी स्टोर है। तो क्या है, बाई हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स, जैसे कि नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, क्लोरेट्स। पूरी एनसीईआरटी की लाइन डिक्टेट करवा रहा हूं। ठीक है, अब इनमें हमें देखने से ही पता लग रहा है कि इनके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है। नाइट्रेट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, सल्फेट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, क्लोरेट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो इनको जब हम हीट करेंगे तो ये एक टाइप से ऑक्सीजन की दुकान है, इनको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगी ऑक्सीजन। एग्जांपल सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन दी हुई है, वो है क्लोरेट की, कि KClO3 को हीट किया तो हमें मिली ऑक्सीजन। तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, मतलब ये है हमारी ऑक्सीजन की दूसरी दुकान। तो इस पॉइंट में क्या है कि मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे कि Ag, Hg, Pb, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लूज कर देंगे। अब क्यों कर देंगे, इसका सिंपल सा रीजन है। देखो ये रेड में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमें कॉमन सेंस की बात पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की साइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो नीचे की साइड होते हैं, नीचे की साइड जैसे कि Ag, Hg, Pb, मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो नीचे की साइड होते हैं वो इजीली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। रिड्यूस्ड होने का मतलब है इन्हें ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद नहीं है। ठीक है, रिड्यूस्ड होने का सीधा सीधा क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन को लूज कर देंगे। तो Ag, Hg, Pb इनके ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लूज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। इतना सा सिंपल था। अब थर्ड पॉइंट है सबसे इजी, H2O2 की डीकंपोजिशन। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है H2O2 मतलब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन छुपा के बैठा है। अब छुपी हुई ऑक्सीजन को डीकंपोज करके हमने निकाल लेना है, बचेगा क्या, वाटर। ठीक है, H2O2 में नाम से ही पता लग रहा है कि ऑक्सीजन छुपी हुई है, तो छुपी हुई ऑक्सीजन को निकाल के हम वाटर को रिलीज कर देंगे। सिंपल है। अब देखो हमारे डाई ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के 3 पॉइंट पूरे कवर हो चुके हैं, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया है वैसे वैसे कॉपी पेस्ट पूरा। ठीक है, अब हम करेंगे रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को मैंने किया है 2 पॉइंट्स में डिवाइड। तो मैंने केमिकल रिएक्शंस को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ये है फर्स्ट पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट। देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है,
कैल्शियम में ऑक्सीजन को जोड़ा, कैल्शियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन को जोड़ा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, फास्फोरस में ऑक्सीजन को जोड़ा, फास्फोरस का ऑक्साइड, कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को जोड़ा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो अब फर्स्ट पॉइंट में ध्यान से देखो, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं थी, हाइड्रोजन नहीं थी मतलब हम पानी को, वाटर को नहीं निकाल सकते। अब ये दो रिएक्शन में देखो, जो सेकंड पॉइंट है CH4HCl, दोनों में है हाइड्रोजन, तो सबसे पहला हम काम करेंगे वाटर निकालने का। अब वाटर निकाल के हमारे पास जो भी बचा वो बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें CO2 बच जाएगी और इसमें Cl2 क्लोरीन बच जाएगी। वाटर निकाल के जो भी बचा, इसमें CO2, इसमें क्लोरीन। बोरेक्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद करें। देखो, सबसे पहले बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 10H2O। अब देखो, केमिस्ट्री में जनरली ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं सॉल्ट्स के, तो बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, पहली बात यहां पे क्लियर होगी कि बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, बोरेक्स की एनसीईआरटी में दो रिएक्शन दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के साथ। फर्स्ट रिएक्शन में हमसे पूछा जाता है कि अगर हम बोरेक्स को पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो क्या होगा? अगर हम बोरेक्स को वाटर में डाल दें तो क्या होगा? देखो, यहां पे मैंने ये 10H2O क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने इसको पानी में डाला है, मतलब यहां बहुत सारा वाटर है, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सिंपली ये आएगा Na2B4O7 प्लस H2O। ठीक है, बोरेक्स को हमने वाटर में डाल दिया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब देखो, इसके लिए एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूं। हमने इक्विलिब्रियम में देखा है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन कराने से हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन देखो, अगर हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराते तो हमें मिलना चाहिए एसिड प्लस बेस। अब यहां पे देखो, मैंने क्या बोला था कि बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है, तो यहां पे हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलना चाहिए एक बेस और एक एसिड। ठीक है, अब इसमें देख लो पॉसिबल बेस कौन सा निकल रहा है। यहां पे सोडियम है, तो सोडियम वाला सबसे फेमस बेस कौन सा होता है? NaOH को निकाल दो। अब निकालना है एक एसिड इसमें से देख लो एक ही पॉसिबल बन रहा है, इसमें से आप ढूंढ लो, चाहे एक ही पॉसिबल एसिड निकल सकता है, वो है बोरिक एसिड। ठीक है, वो है बोरिक एसिड। यहां तक कंप्लीट है, इसको बैलेंस आप करते रहना। अब देखो, एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के साथ एक लाइन लिखी है कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, मतलब जब हम बोरेक्स को पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है बेसिक, मतलब इसमें से यहां पे बेस को जितवाना है। तो इसको कैसे याद रखें? देखो, सिंपल सी ट्रिक है, B फॉर बेस, B फॉर बोरेक्स, B फॉर बेस, B फॉर बोरेक्स, मतलब बोरेक्स का एक्वेस सॉल्यूशन होगा बेसिक। क्लियर है? यहां पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन में हमसे क्या पूछते हैं कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए। ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7 10H2O। ठीक है, हमसे पूछा कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो, हीट करते ही मतलब गर्मी मिलते ही क्या होगा, जो इसमें वाटर है, जो पानी है, वो सूख जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा हीट करते ही? Na2B4O7। सिंपल है। अब एनसीईआरटी में बोला है कि इसको दोबारा से हीट कर दे तो क्या होगा। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हीट करने से पानी तो निकल नहीं सकता, तो क्या निकल सकता है? एक ऑक्साइड निकल सकता है, तो B2O3 को निकाल देते हैं। तो B2O3 को निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? NaBO2। ठीक है, इसको अब बैलेंस करते रहना, तो ये हमारे पास बन गई रिएक्शन। अब यहां पे एक चीज पे 5 स्टार लगा लेना कि जो ये NaBO2 है, हम इसको बोलते हैं सोडियम का मेटाबोरेट। ठीक है, अब ये मेटाबोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोडियम की जगह और कोई मेटल होती तो ये उसका मेटाबोरेट हो जाता। अब फिर से एक 5 स्टार लगा लेना कि जो ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये कहां पे यूज होती है? ये यूज होती है बोरेक्स बीड टेस्ट में। ये 5 स्टार लगा लेना, बोरेक्स बीड टेस्ट में ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब बोरेक्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में है आपका पूरा कवर हो चुका है। ऑर्थोबोरिक एसिड के रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कैसे याद करें? देखो, सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। ठीक है, अब देखो, एनसीईआरटी में ऑर्थोबोरिक एसिड की 3 रिएक्शन दी हुई है, तो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन देखो, सबसे पहली रिएक्शन में हमसे पूछते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन करके बताओ। ठीक है, पहली रिएक्शन में हमसे पूछेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है। अब देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड की हमें करनी है प्रिपरेशन, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक कॉमन सेंस। देखो, हमारी एनसीईआरटी में बोरोन के रिलेटेड सिर्फ 3 ही कंपाउंड दिए हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स एंड डाइबोरेन। तो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन या तो बोरेक्स से होगी या डाइबोरेन से होगी। अब इसमें देख लो हमें चाहिए क्या क्या। देखो, इसमें है हाइड्रोजन, बोरोन एंड ऑक्सीजन। देखो, हाइड्रोजन तो हमें किसी एसिड से भी मिल सकता है या वाटर से भी मिल सकता है, पर दिक्कत है इसकी बोरोन और ऑक्सीजन की। तो अब इसमें देख लो कि किसके पास बोरोन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो, डाइबोरेन को देखो, डाइबोरेन है B2H6, तो इसके पास बोरोन तो है पर ऑक्सीजन नहीं है। अब बोरेक्स में देखो, इसके पास बोरोन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होगा बोरेक्स। ठीक है, तो क्या रिएक्शन बन जाएगी कि सबसे पहली चीज तो आगे
कि बोरेक्स यूज होगा, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो बोरोन और ऑक्सीजन हमें मिल चुके हैं, अब हमें चाहिए हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन हमें किसी एसिड से भी मिल सकता है, एसिड का तो काम ही होता है H+ देना HCl, ठीक है, या किससे मिल सकता है हाइड्रोजन, हमें वाटर से मिल सकता है। तो ये अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन बन गई। अब फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड रिएक्शन में हमसे पूछते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर दें तो क्या होगा। देखो हीट करने से क्या होता है, गर्मी मिलने से क्या होता है, पानी उड़ जाएगा या पानी सूख जाएगा, कुछ भी बोल लो, हीट करते ही इसमें से पानी को निकाल दो, तो इसमें से पानी निकलते ही क्या बचेगा, ये HbO2, ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि हम इसको दोबारा हीट कर दें तो क्या होगा। तो देखो इसमें से तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल नहीं सकता, मतलब हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब इसके 2 मॉलिक्यूल में से 1 मोल वाटर का निकलेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, B2O3, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को भी याद कर लिया। अब एनसीईआरटी की थर्ड और लास्ट रिएक्शन, इसमें हमसे पूछा है कि अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डाल दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो हम ऑर्थोबोरिक एसिड को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, BOH3, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर किसमें डिसोसिएट होता है, वाटर होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो BOH3 है, ये यहां से इस OH माइनस को उठा के क्या बना देगा, BOH4, और ये पूरे पे माइनस, सिंपल है। BOH3 था, इसने एक और OH उठाया और इस पे थी एक माइनस, वो यहां पे आ जाएगी। हमारे पास बच क्या, अब हमारे पास बच गया ये H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास H पॉजिटिव बच गया। सिंपल सी एनसीईआरटी की रिएक्शन याद हो गई। बहुत सिंपल है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब करने क्या वाले हैं, देखो HCl के बारे में अपनी एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया हुआ है, एक एक पॉइंट, एक एक रिएक्शन, उसको पकड़ पकड़ के बहुत इजी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहली रिएक्शन, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली तो बात यही होती है ना कि जो भी है उसको हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली बात होगी कि HCl को प्रिपेयर कैसे करें, तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो HCl में क्या है, ये है H पॉजिटिव और ये क्या है Cl नेगेटिव, तो हमें चाहिए एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। अब देखो कॉमन सेंस है, H पॉजिटिव हमें कहां से मिलता है, H पॉजिटिव कौन देता है, H पॉजिटिव देता है एक एसिड। और Cl देखो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो जिस कंपाउंड में Cl नेगेटिव होता है या तो HCl में होता है या NaCl में होता है, औरों में भी होता होगा, पर जो कॉमन सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं या तो HCl है या है NaCl। अब HCl को तो हमने पहले ही प्रिपेयर करना है, तो उसको तो ले नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा NaCl, ठीक है। तो हमने एसिड से लिया H प्लस, NaCl से ले लेंगे हम Cl नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखो ये हमने Cl नेगेटिव के लिया NaCl और एक हम ले लेंगे एसिड, जो सबसे फेमस सा एसिड है वो ले लेंगे, चलो H2SO4 ले लेते हैं, ये H प्लस दे देगा, ये Cl नेगेटिव दे देगा, तो हमारे पास बन गया HCl। अब बन क्या जाएगा, जो बच जाएगा उसको बना दो, क्या बच जाएगा। अब देखो HCl निकाल के क्या बच गया, NaHSO4। ये अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन याद होगी, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी की अगली रिएक्शन, देखो HCl क्या होता है, HCl एक एसिड होता है, बच्चे को पता है, और ये बात भी बच्चे को पता है कि HCl पानी में जाएगा तो क्या देगा, HCl को हम पानी में डाल दें तो ये क्या देगा, H प्लस बोलो या H3O प्लस बोलो, एक ही बात है। और बच क्या जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव। HCl को हमने पानी में डाल दिया, HCl एक एसिड है तो वो देगा H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। इसकी वजह से इसका क्या होता है, एसिडिक नेचर। यही एक सिंपल सी एनसीईआरटी में रिएक्शन है, ठीक है। तो अगली रिएक्शन एक और देखते हैं, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अमोनिया NH3 प्लस HCl को रिएक्ट करा दे तो क्या बनेगा। सिंपली क्या है, देखो पॉसिबिलिटी एक है, अमोनिया और HCl को रिएक्ट करा दिया तो इन दोनों को मिला दो, ठीक है। इसको और इसको रिएक्ट कराया, सिंपली इन दोनों को मिला दो मतलब NH3 प्लस HCl को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, NH4Cl, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगली रिएक्शंस और उनको कैसे याद रखना है, बहुत इजी मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखो अगला क्या है, देखो गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम हमें पता है, जनरल नॉलेज की बात है, कॉमन सेंस की बात है, गोल्ड एंड प्लेटिनम के गहने बनते हैं, इसलिए बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे होते हैं, इनके गहने बनते हैं। और गहने क्यों बनते हैं, क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इतनी सी बात हमें समझ आ गई कि गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए हम उनको छुपा के रखेंगे। छुपा के कहां रखेंगे, उनको हम छुपा के रखेंगे रेगिस्तान में, उनको हम छुपा के रखेंगे रेगिस्तान में। रेगिस्तान, रेजी से हमें याद आएगा, क्या याद आएगा, रेजिया से हमें याद आएगा एक्वारेजिया, ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे हैं, इसलिए उनको रेगिस्तान में छुपा के रखना है। रेगिस्तान मतलब रेजी से याद आया रेजिया से याद आएगा एक्वारेजिया क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं HCl के और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 का, दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, ये होता है एक्वारेजिया। अब एनसीईआरटी की लाइन में आपको डिक्टेट कराऊंगा, देखो एक्वारेजिया में, ठीक है, एक्वारेजिया में नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व किया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं। अब देखो ये लास्ट रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए HCl के बारे में, देखो
ये 3 टाइप के सोल्ट हैं, ये 3 सोल्ट हैं, इनकी रिएक्शन करवाइए HCl के साथ, को क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे कॉमन चीज देखो, इस सोल्ट में, इस सोल्ट में और इस सोल्ट में एक कॉमन चीज है कि तीनों सोल्ट क्या है, वीक एसिड से बने हैं। तीनों सोल्ट, यहां पे ये वीक एसिड का पार्ट आएगा, तीनों सोल्ट वीक एसिड से बने हैं और HCl होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, देखो इनके पास सोडियम है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तीनों वीक है, तो HCl बोलेगा कि यार मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं और सोडियम को ये तीनों लेके बैठे हैं। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग बंदा है यार, वो इनको बोलेगा कि तुम वीक हो फिर भी तुम सोडियम को लेके बैठे हो, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मतलब वो क्या करेगा, इनके सोडियम छीन लेगा, इनके सोडियम छीन के क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तीनों में इसने HCl से उनके सोडियम छीन लिए। ठीक है, अब बाकी के बचे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हवा और पानी। हवा और पानी, हवा पानी मतलब देखो पानी तो क्या होगा, H2 हो गया, तीनों में कॉमन हो जाएगा, H2O कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और हवा क्या होगी, हवा मतलब गैस। अब इसमें क्या गैस निकल सकती है, CO2 कार्बन, ये CO2 निकल जाएगी। इसमें भी क्या निकल सकती है, CO2 की पॉसिबिलिटी है। इसमें SO3 है तो इसमें क्या निकल सकती है, SO2 निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। NaCl सब में निकल जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, इसने बोला कि सोडियम को तो मैं छीन के मानूंगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं। और बाकी क्या बचा, हवा और पानी। हवा पानी मतलब H2O और गैस, हवा मतलब गैस, जो भी पॉसिबल गैस निकल रही है वो निकाल दो, CO2 CO2 SO2, सिंपल है। वाले हैं फॉस्फीन। देखो पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देखो फॉस्फीन में घुमा फिरा के दो ही बातें हैं, फॉस्फीन की प्रिपरेशन एंड फॉस्फीन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फॉस्फीन की प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, दोनों के लिए एक कॉमन ट्रिक बता देता हूं। एक ट्रिक से आपकी एनसीईआरटी की लगभग रिएक्शन कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, फॉस्फाइड और फॉस्फीन, फॉस्फाइड और फॉस्फीन को इंटरचेंज करते रहो, यही सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि फॉस्फीन की प्रिपरेशन करके बताओ, तो सिंपल सी मैंने ट्रिक बताई, एक फॉस्फाइड फॉस्फीन। अब हमें क्या करना है, फॉस्फीन की प्रिपरेशन, तो हम किससे करेंगे, फॉस्फाइड से कर देंगे फॉस्फीन की प्रिपरेशन। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आपसे पूछ लिया जाए कि फॉस्फीन की रिएक्शन करके बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो फॉस्फीन की जो भी लगभग रिएक्शन दी हुई है, फॉस्फीन की रिएक्शन करा के क्या बना देंगे हम, फॉस्फाइड। ठीक है, दोनों स्टेप अपने क्लियर हो रहे हैं कि फॉस्फीन की प्रिपरेशन करानी हो तो फॉस्फाइड से करा देंगे, और फॉस्फीन की रिएक्शन करानी हो तो फॉस्फीन की रिएक्शन करा के क्या बना देंगे, फॉस्फाइड। अब एक एक रिएक्शन कवर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो पहला क्या था अपना प्रिपरेशन, पहले टाइप की कौन सी रिएक्शन होंगी अपनी, कि फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपनी ट्रिक क्या कहती है कि हम फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फॉस्फाइड से। ठीक है, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग हम फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फॉस्फाइड से। हम फॉस्फाइड से प्रिपेयर करेंगे फॉस्फीन को। इतनी ट्रिक अपनी याद होगी। अब फॉस्फाइड भी तो किसी चीज का होना चाहिए, तो फॉस्फाइड किसका, कैल्शियम का। ठीक है, इतना क्लियर है, कैल्शियम फॉस्फाइड से हम प्रिपेयर करेंगे फॉस्फीन को। अब इसमें ट्रिक में और आगे चलते हैं। देखो कैल्शियम फॉस्फाइड में हमें इतना पता लग गया कि फॉस्फीन कहीं पे छुपी हुई है, अब इसको निकाल के हमने फॉस्फीन बनानी है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड में कहीं पे फॉस्फीन छुपी हुई है और उसको निकालना है। अब डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ डालना पड़ेगा। तो क्या डालना पड़ेगा, या तो वाटर डाल दो या एसिड डाल दो, एसिड जैसे HCl। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन होगी एनसीईआरटी की कंप्लीट, कि कैल्शियम फॉस्फाइड पे अगर हम वाटर या HCl डाल देते हैं तो हमें फॉस्फीन मिल जाएगी। ठीक है, ये अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी तक हमने किया फॉस्फीन की प्रिपरेशन, और अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, फॉस्फीन की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो हमें एक ही ट्रिक पता है, फॉस्फीन की प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, फॉस्फाइड और फॉस्फीन से खेलना है बस। ठीक है, अब है केमिकल रिएक्शन, मैंने क्या बोला था, फॉस्फीन की रिएक्शन कराएंगे तो बना देना है फॉस्फाइड। ठीक है, फॉस्फीन की जब रिएक्शन होगी तो बन जाएगा फॉस्फाइड। अब सिंपली इनमें फॉस्फाइड बना दो। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें हमने बनाना है फॉस्फाइड। अब फॉस्फाइड किसका पॉसिबल है, सल्फर का तो फॉस्फाइड होता नहीं है, यहां पे मेटल क्या है, कॉपर है, तो हमने सिंपली कॉपर का फॉस्फाइड बना देना है, और बाकी क्या बच जाएगा, H2SO4। अब सेकंड केस में भी देख लो, क्लोरीन का तो फॉस्फाइड होता नहीं, तो Hg का फॉस्फाइड बना देना है, ये बन जाएगा Hg का फॉस्फाइड, और यहां पे हमारा क्या बच जाएगा, HCl। तो इतनी सिंपल बात है। अब देखो फॉस्फीन की एक दो छोटी छोटी रिएक्शन बचती है जिनको हम नाइट्रोजन के बेस पे कवर कर लेंगे। नाइट्रोजन के बेस पे क्यों कवर करेंगे, क्योंकि जो फास्फोरस है वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, सबको पता है कि फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड यहां रिएक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे फास्फोरस के करवा देंगे। देखो ये NH3, ये PH3, HCl के साथ रिएक्ट किया, इसने बनाया NH4Cl। NH4Cl बहुत फेमस है, सबको पता है। ठीक है, NH4Cl, और ये बना देगा PH4Cl। एक सेम ऐसी रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, सिंपली हमने HCl की जगह HBr का यूज किया है, यहां बन जाएगा NH4Br और यहां बन जाएगा PH4Br। ठीक है,